हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल वाली वीडियो आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कल वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स ज्ञान। कल जो हमारा चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसको हमने कल बड़े अच्छे से वन शॉट में समझा था। कल की वीडियो में जो है हमने सारे ट्रांजैक्शंस जो 3 मार्क्स की थी, 4 मार्क्स की, सारा ही मतलब जिनके 2-2 एस्पेक्ट से, 3-3 एस्पेक्ट से, सभी को हमने कल बड़े अच्छे से कवर कर लिया था। स्टूडेंट्स, आज जो है हम बिजनेस स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्लास 12th का जो है सीबीएसई, पंजाब बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है हमारे, अगर हम इसको एक डेफिनेशन से पढ़कर समझने की कोशिश करें तो बहुत इजी लगेगा। देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दीज आर द जनरल गाइडलाइंस व्हिच गाइड्स द बिहेवियर ऑफ बोथ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। देखो, एक्चुअली में ये है क्या, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये एक जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस होती क्या है? गाइडलाइंस मीन्स जो चीज़ हमें गाइड कर रही है, जिनको हम फॉलो करके अपना कोई भी काम जो करें उनको फॉलो करके, अब उनको अपने दिमाग में रख के कि कौन कौन सा काम हमको जो परफॉर्म करना है उसको किस तरह से करना है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको फॉलो करने चाहिए। सो इन सभी रेगुलेशंस को अगर हम देखो, ये रेगुलेशंस ऐसे हैं कि कोई ये नहीं है कि आपको जो है आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आपको जो है उनको एज इट इज़ वैसे ही फॉलो करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है या आपकी गुडविल है, रेपुटेशन, वो सब कुछ जो है, आपका टर्नओवर भी हम बोल सकते हैं, सारा कुछ जो है इंक्रीज हो सकता है अगर हम इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बच्चों क्या है इसका, हमारे जो एक्सपर्ट्स, जो स्कॉलर्स है, जैसे हेनरी फाइवोल हो गया, एफडब्ल्यू टेलर हो गए, इन दोनों को ने जो है बहुत सारी रिसर्चेस को जो है कंडक्ट करने के बाद, उनका एक्सपेरिमेंट करके, उनकी ऑब्जर्वेशंस के साथ जो है इनको डेवलप किया है। सो इन प्रिंसिपल्स को जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम, क्योंकि हर एक मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सो इन प्रिंसिपल्स को हम जो है एक वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, वन शॉट वीडियो। इसमें हेनरी फाइवोल के जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सारे जो है इसमें कवर करवा दिए जाएंगे। सो इसमें बच्चों क्या बोला गया है, डेफिनेशन में ध्यान दो। ये बोलता है these are the general guidelines which guides the behavior of both managers and employees at their workplace। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है बच्चों, ये एक जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस मींस जनरली जिसको हम फॉलो करके चल रहे हैं, कि इसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई हमें सजा वगैरह नहीं मिलेगी, मैनेजर को किसी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, एम्प्लॉइज को किसी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर वो इनको फॉलो नहीं करे। इनको अगर फॉलो करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। जनरल गाइडलाइंस है जो कि मैनेजर और एम्प्लॉइज दोनों को जो है फॉलो करनी पड़ती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी वर्किंग प्लेस में जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। और क्यों करनी पड़ती है बच्चों? ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज हो। मैनेजर्स के लिए क्यों और एम्प्लॉइज के लिए क्यों? देखो, ओनर्स अलग है, मैनेजर्स और एम्प्लॉइज जो अलग है। मैनेजर और एम्प्लॉइज जो, उनको क्या आता है कि हमारा जल्दी जल्दी प्रमोशन हो। अगर वो अच्छा काम करेंगे, प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, तो उनका प्रमोशन होगा, बोनस मिलेगा, सैलरीज में इंक्रीमेंट मिलेगा। सो इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो है दोनों को फायदा है, मैनेजर्स को भी और एम्प्लॉइज को भी। अब देखो बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हम क्यों इनको जो है फॉलो करते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करने का कारण क्या है? इसका रियल कारण जो ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है बच्चों, उनको जल्दी से जल्दी जो है अचीव किया जा सके। सो अगर हमने कोई भी काम करना है उसमें किसी तरह की कोई एरर्स ना आए, पूरी तरह की एक्यूरेसी हो और जल्दी से जल्दी उस काम को हम एक बेस्ट वे से जो है परफॉर्म कर सके। सो इसलिए हमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ता है। आई होप कि आपको जो डेफिनेशन का मीनिंग जो है समझ लग गया होगा। नाउ अब मैं आपको बता दूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारे, ये भी दो तरह के, इनको हम 2 कैटेगरीज में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड करके रखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक तो हमारे वो वाले हैं जो बाय हेनरी फाइवोल साहब ने जो है हमें लिख के दिए, और दूसरे वाले जो है हमारे एफडब्ल्यू टेलर जो उन्होंने दिए अपनी साइंटिफिक टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स, जिनको फॉलो किया जाता है, जो कि साइंटिफिक रिसर्चेस के ऊपर बेस्ड है। बट जो हमारे हेनरी फाइवोल साहब है, उनका क्या है कि जितनी भी उन्होंने जो रिसर्चेस करी है, जो भी उनका मतलब, जिस टाइम पे वो अपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे ना, उस टाइम पे वो कंपनी जो थी कोल और माइनिंग के साथ जो रिलेटेड उनकी कंपनी थी, उनमें उसमें मतलब बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट हो चुकी थी कंपनी को इंसॉल्वेंसी से बाहर निकालने के लिए बच्चों उन्होंने अपने खुद रिसर्चेस करी और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया। और उन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का उसको मतलब इतना अच्छा रिजल्ट मिलता उनको कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उस टाइम की सबसे अच्छी, बेस्ट रेपुटेटेड, गुडविल वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है मानी जाने लगी। सो हेनरी फाइवोल जो है, उनकी जो खुद की जो रिसर्चेज है, उन्होंने जो चीज़ों को इंप्लीमेंट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, उनको हम स्टडी करेंगे। और सेकंड वाला जो हमारे एफडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इन्होंने जो है अपने साइंटिफिक रिसर्चेस, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जो है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को डेवलप किया है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा फायदा देती है। सो बच्चों, इनका जो है दोनों के फीचर्स अलग अलग होते हैं। साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं या टेक्निक्स होते हैं, उनका फीचर्स अलग होते हैं, और जो हमारी हेनरी फाइवोल साहब ने जो हमें प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस दी है, उनके फीचर्स अलग है। सो अभी जब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फाइवोल द्वारा दिए गए हैं। सो देखो, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय मिस्टर फाइवोल ने जो हमें जो दिया है फीचर्स, उनका क्या है, प्रिंसिपल्स के फीचर्स है। फर्स्ट वाला हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जिस चीज़ में हम थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं।
हम सबको पता है कि जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी से बदलता है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो इन चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए जो है हमें थोड़े बहुत चेंजेस अपनी पॉलिसीज़ में भी करने पड़ते हैं। सो हम इसी तरह से अपने प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस ला सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अगर लगता है कि इस प्रिंसिपल को कुछ इस तरीके से अगर हम इंप्लीमेंट करें तो हमें शायद ज़्यादा बेनिफिट मिले, सो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट जो है समझ लग गया होगा। उतनी देर आप प्लीज़ इसको जो स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन का और इसको नोट कर लो, ताकि आपको एक एक्यूरेसी जो है एक्यूरेसी के साथ आपको जो है क्लियर हो जाए प्लीज़। ओके स्टूडेंट्स, अगला हमारा पॉइंट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है बच्चों कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है, जरूरी नहीं कि स्कूल्स में ही इंप्लीमेंट किया जा सकता है इसको, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इनको हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, अगर हम किसी हॉस्पिटल की बात करें, और सभी एक्चुअली है क्या, ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। सो प्रॉफिट कमाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं बच्चों, उसमें जो है हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। सो ये प्रिंसिपल्स हमारे यूनिवर्सल है, इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है इंप्लीमेंट किया जा सकता है। थर्ड वाला पॉइंट है हमारा जनरल गाइडलाइंस। देखो, इसमें किसी तरह के जो है इसको हम कह सकते हैं कि किसी तरह के जो हमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो है फॉलो हमें नहीं करनी पड़ती। जनरल गाइडलाइंस है, नॉर्मल सी बातें जो हम अगर अपने माइंड में रखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ फायदा उसका जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है बच्चों कि जितना भी काम, जितने भी प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही किया जाए। अगर हम अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स जो देखो, जो हमारे फयोल साहब के जो प्रिंसिपल्स है ना, इनमें जरूरी नहीं है कि हम ऑर्गेनाइजेशंस के ही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम एम्प्लॉइज़ की तरफ भी पूरा ध्यान दे रहे हैं बच्चों। एम्प्लॉइज़ जो है उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उसकी ओर भी पूरा ध्यान दिया गया। उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उनको वेजेस कैसे मिलने चाहिए, उनके स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, उनका मतलब वर्किंग कंडीशन पूरा अच्छा बनाने के लिए, जो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा बनाने के लिए जो हमारे प्रिंसिपल्स है डेवलप किए गए हैं। सो गोल ओरिएंटेड मींस इसमें जो है हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करने की कोशिश करेंगे, और हमारे जो इंडिविजुअल जो गोल्स है, एम्प्लॉइज़ के रिगार्डिंग जो गोल्स है, उनको अचीव करने के लिए भी हम एफर्ट्स लगाते हैं। सो आई होप कि आपको ये फीचर्स जो है सारे समझ लग गए होंगे। इसको प्लीज़ जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो 14 प्रिंसिपल, उनको सबको डिस्कस कर लेंगे विद एग्जांपल्स। ओके बच्चों, सो ये रहे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि फयोल साहब के द्वारा दिए गए हैं। सो इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। बच्चों, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब बहुत आसान है। डिवीजन ऑफ वर्क को अगर हम इसके ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब है काम को बांटना। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को, कॉम्प्लेक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उसको अगर इजी बना के करना है तो उसको क्या किया जाए कि उसको हम डिवाइड कर दें। क्योंकि ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज जो है काम कर रहे होते हैं। अगर हम उनमें वो कॉम्प्लेक्स टास्क जो है उसको बांट दिया जाए उनमें, उन सब में, तो क्या होगा, एक काम भी जल्दी हो जाएगा आपका, एक उनमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगी आपके एम्प्लॉइज में। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कपड़े की दुकान है जहाँ पर कपड़े की जो मतलब क्लोथ्स वगैरह जो है स्टिच होकर रेडी होकर सेल की जाती है। सो सबसे पहले प्रोडक्शन हाउस की हम बात करेंगे। देखो, क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कपड़े की दुकान है, क्या हो रहा है कि उस कपड़े को जो कितना सारा काम होता है, उसको कपड़े को काटना भी होता है, उसको स्टिचिंग भी करनी होती है, मतलब बहुत सारे जो उसके बटन्स वगैरह जो शर्ट को लगाए जाते हैं, वो सारा काम जो है उसको डिवाइड कर दिया। एक एम्प्लॉय तो सारे काम कर नहीं सकता, वो स्टिचिंग भी करेगा, उसको जो है कपड़े को बटन भी लगा रहा है, सारा काम अगर वो कर रहा है तो उसको तो मतलब बहुत मुश्किल आएगी ना, कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो क्या होगा, अगर इस काम को हम कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर दें, अगर मान लो स्टिचिंग का काम किसी और को दे दिया जाए, है ना, कपड़े को काटने का काम किसी और को दे दिया जाए, सो इसमें क्या होगा कि आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। एक उनमें कोऑर्डिनेशन आ जाएगी, आपके वर्कर्स में जितने भी एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन आ जाएगी, वो अच्छे से अपने काम को समझेंगे, और उनमें उनमें एक परफेक्शन आ जाएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी अपने काम को रिलेटेड। देखो, जब ये काम हो रहा होता है ना, बहुत सारी वेस्टेज होती है प्रोडक्शन हाउस में। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारी वेस्टेज हो जाती है, जिसको हम अब नॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं। एक तो नॉर्मल वेस्टेज होती है, दो तो मतलब होनी ही होती है, जिसको हम रोक नहीं सकते। अब नॉर्मल वेस्टेज क्या होती है, जो हम खुद कर रहे हैं, अपनी गलती के कारण हमसे जो वेस्टेज हो रही है, उसको हम नॉर्मल वेस्टेज कह सकते हैं। सो जो कपड़ा जो है उसको काटते समय कितना, देखो कितना कपड़ा जो वेस्ट भी हो रहा होता है। अगर वही काम एक एम्प्लॉय को दे दिया जाए, मिस्टर ए मान लो एक एम्प्लॉय, उसको ये काम जो दे दिया गया कि कपड़े को उसने जो है काटना है, तो उस कपड़े को जो वो रेगुलर बेसिस पे जब वो काम करेगा, उसमें एक परफेक्शन आ जाएगी और वो वेस्टेज को कम करेगा, जिससे आपकी कॉस्ट भी जो है कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होगी तो उसको आप बाद में प्रोडक्ट को अगर प्रॉफिट में बेच रहे हो तो आपका ही फायदा होगा। सो ये तो हो गया बच्चों हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है कि काम को बांट दिया जाता है, जिससे कोऑर्डिनेशन आ जाती है एम्प्लॉइज में, और दूसरी चीज़ एक स्पेशलाइजेशन आ जाती है, और जो वेस्टेज है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा डिवीजन ऑफ वर्क यही बोलता है। सेकंड है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने की आप में एक पावर आ जाना।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी एक जिम्मेवारी है कि आपको इस काम को जो है कंप्लीट करना है। देखो, और ये प्रिंसिपल में फैगोल साहब क्या कह रहे हैं कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ना तो आपके पास अथॉरिटी ज़्यादा हो, ना ही आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो। देयर शुड बी बैलेंस अमंग बोथ, दोनों में जो है बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास अथॉरिटी बहुत कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे अपना। अगर आपके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तब भी जो है क्या होगा कि थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आपके काम के रिलेटेड आ जाएगी। सो ये प्रिंसिपल में हम यही सीखते हैं कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन बोथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड थर्ड हमारा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का बच्चों क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना। अगर हम कोई भी काम ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसका जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा नहीं होगा और हमको खुद को भी फायदा नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं करेगी तो एम्प्लॉयज़ की तरक्की भी नहीं होगी फिर, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट जो इसमें बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोलते हैं कि देयर शुड बी वन बॉस, सिर्फ एक बॉस होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को कंफ्यूजन ना हो, ये ना हो कि एक फर्म में जो है ABCDEF ये सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रही है, ठीक है। इनको जो है इन सभी के ऊपर 5-5 बॉस जो है इनको ऑर्डर दे रहे हैं, तो इनको तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। सो इनको कंफ्यूजन हो जाएगी किसको हमने जो है किसका इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सो ये चीज़ जो है इससे ऑर्गेनाइजेशन में जो है एक झगड़ा वगैरह कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी अराइज हो जाती है। सो इसको अवॉइड करना चाहिए। सो इसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है बच्चों यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि देयर शुड बी वन हेड ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, और जितने भी एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको जो भी प्लानिंग जो भी काम करना है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही करना है। इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगला पॉइंट है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब बच्चों क्या होता है कि अपना जितना भी काम करना है ना हमको ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए ही करना है। ऑर्गेनाइजेशन का जो उसका अगर हम वर्किंग प्लेस पे अपने काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम जो अपने इंटरेस्ट को अपने खुद के फायदे के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन को बलिदान पे लगाए जा रहे हैं। सो इससे क्या हो रहा है, अपने इंटरेस्ट को कम रखो, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा रखो। अगर ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी तो आपकी तरक्की भी खुद हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो रेम्यूनरेशन जो उनकी होती है, जो सैलरीज है, वेजेस है, जो भी मिल रहे हैं उनको, उनकी जो वर्क सर्विसेज जो एम्प्लॉइज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, उनके अकॉर्डिंग उनको बेटर सैलरी जो है वेजेस उनको मिलने चाहिए। सो ये थे हमारे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनका मेरे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उधर जो है डिस्कस करेंगे। ओके, सो बच्चों आई होप कि आपने जो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हमारे जो प्रिंसिपल्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। अगला प्रिंसिपल हमारा क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये प्रिंसिपल बोलता है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो बैलेंस तो तभी हमें पता लगेगा अगर हमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्लियर होगा। सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही उसको मतलब सारे डिसीजंस ले रहा है, सारे मतलब जितने भी काम उनके अकॉर्डिंग ही हो रहा है, जो सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम जो भी है सारा टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में ही है, नीचे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनकी तो चलती ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सिर्फ सारा कंट्रोल कहाँ पे है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। सो ये तो होगी हमारी सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन होती है कि जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलके देखो लो लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल सारे मिलके जो है डिसीजंस ले रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उसको हम बोल देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो बच्चों क्या होता है कि वो प्रिंसिपल बोलता है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन बोथ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में जो है एक तरह का बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे होगा, अगर मेरे पास देखो सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है, टॉप लेवल मैनेजर सारा काम कर रहा है ना, तो बाकी जो नीचे वाले जो वर्कर्स है वो तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो इनिशिएटिव्स ले ही नहीं पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा ही नहीं होगा उनका, ठीक है। उनकी सर्विसेज अच्छे से हमें चाहिए तो हमें थोड़ी बहुत डिसेंट्रलाइजेशन भी रखनी चाहिए। सो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अगला हमारा प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि देयर शुड बी लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। एक प्रॉपर लाइन होनी चाहिए अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी दोनों की। देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, पूरा क्लियर होता है कौन किसको ऑर्डर देगा। अगर देखो ए जो है बी को ऑर्डर देगा, बी जो है सी को ऑर्डर देगा, इस तरह की लाइन बनी होती है। सो कम्युनिकेशन लाइन जो इस तरह से चलती है। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। मैनेजर जो है उसके नीचे भी एक जो पोस्ट है, जितने भी एम्प्लॉइज लगे हुए, ए नाम का एक एम्प्लॉई है, उसके नीचे वाली पोस्ट जो है बी नाम के एम्प्लॉई के पास है, ठीक है। अगर बी ने सबसे मैनेजर से बात करनी है, किसी तरह की कोई जो है इंपॉर्टेंट बात करनी है ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, बी ने मैनेजर से सबसे पहले उसको ए से बात करनी होगी, ए फिर खुद जाके मैनेजर से बात करेगा इस टॉपिक रिगार्डिंग। सो ये होती है एक अथॉरिटी लाइन बच्चों, जिसको जो है फॉलो करना पड़ता है, जो कि स्केलर चेन प्रिंसिपल में बताया गया। अगर इमरजेंसी है अगर कोई किसी तरह की, तो हमारे पास इसके लिए सोल्यूशन भी है जिसको हम गैंग प्लान बोलते हैं। गैंग प्लान का मतलब क्या है कि हम एक शॉर्टकट ले रहे हैं, ठीक है। बी जो है सीधा ए से बात कर सकता है, बी जो है सीधा मैनेजर से बात कर सकता है। इस तरीके का कुछ जो हम बोल सकते हैं कि गैंग प्लान जो है इसका शॉर्टकट है। इमरजेंसी के टाइम पे ही इसको यूज़ किया जाता है कि हम सीधे डायरेक्टली जाके अपने बॉस से बात कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी।
ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है बच्चों ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? एक राइट टाइम पे, एक राइट टाइम में मीन्स जब आपका वर्किंग आवर्स चल रहे हैं उस टाइम पे जितने भी आपके मैन है, मटेरियल, लेबर, जो भी कुछ आपका आपने एम्प्लॉय किया हुआ है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपके एक प्रॉपर प्लेस पे होने चाहिए अपने ऑर्डर पे। अब जिसको जो काम मिला है वो काम कर रहा होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगला हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉइज है उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें, और जो मैनेजर है उसके लिए सारे जो है बराबर होने चाहिए। अगर उनको एम्प्लॉइज को जो है उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको एक को सैलरी कम दी जा रही है, एक को ज़्यादा दी जा रही है, ठीक है, एक को इंपॉर्टेंस हम कह सकते हैं बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दूसरे को बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हम, तो वो चीज़ जो है इक्विटी में नहीं आती। सो देयर शुड बी इक्विटी। अगर हम इक्विटेबल ट्रीटमेंट जो इक्वालिटी के साथ जो एम्प्लॉइज को रख रहे हैं तो हमारा ही फायदा। एम्प्लॉइज भी जो अपने आप को एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझेंगे और अपना बेस्ट जो है कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। इसका मतलब क्या बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल का इसका मतलब यह बड़ी साधारण शब्दों में हम बात करें कि एम्प्लॉय टर्नओवर जो ऑर्गेनाइजेशन का वो कम होना चाहिए। एम्प्लॉय टर्नओवर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो कम होना चाहिए। मतलब कोई नया एम्प्लॉय अगर मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आया, थोड़े बहुत स्टार्टिंग में उससे गलतियां तो होगी, नॉर्मल है, ठीक है। अगर हम उस गलतियों को स्टार्टिंग में ही उसको गलतियों को देखकर उसको ऑर्गेनाइजेशन से जो है बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा? आपकी कोई भी एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टिक नहीं पाएगा, आपका एम्प्लॉइज टर्नओवर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो इसका प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल में बताया गया कि एक पर्सोनल जो एम्प्लॉय है उसको एक टाइम देना चाहिए, एक लिमिटेड टाइम देना चाहिए, जितना भी देखो 4-5 मंथ्स का होना चाहिए, जिसमें वो अपने आप को हैंडल कर सके, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें वो काम करे उसके जो एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडेप्ट कर सके। सो ये तो हो गया हमारा बच्चों प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। अगला हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? किसी तरह के आइडिया लेना। आइडिया क्यों लेना? कि ऑर्गेनाइजेशन की फायदे के लिए लेना। सो अगर तो हम बच्चों ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स अपनी चला रहे हैं, अपने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और मतलब एम्प्लॉइज को बर्डन दिए जा रहे हैं अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से जो है एम्प्लॉइज का जो है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो उनकी भी जो मीटिंग्स में जो उनकी भी बात प्रॉपर सुननी चाहिए, उनके आइडियाज़ को भी जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ये बोलता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बच्चों। अगला इसके बाद हमारा आता है एस्पेक्ट द कॉर्प्स। एस्पेक्ट द कॉर्प्स का मतलब क्या है? कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स है, मैनेजर्स है, इनको टीम वर्क में जो है काम करना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए इनमें, प्रॉपर एक टीम स्पिरिट में अगर काम करेंगे, इनमें अगर यूनिटी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमा सकती है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी जल्दी अचीव कर सकती है। तो ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि आप सबको समझ लगे होंगे। अगर तो आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।